स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें हमने पढ़ना है एंजाइम के बारे में। और आज जो मैं दूंगा आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंड कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। मतलब आज दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम जो आपकी बुक में दिया हुआ है एंड कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। तो चलें देखें, सबसे पहले आपकी बुक जो है वो एंजाइम को डिफाइन करने से पहले जो है वो थोड़ा सा किसके बारे में बता रही है मेटाबॉलिज्म को के बारे में बता रही है। तो देखो, मेटाबॉलिज्म को आपकी बुक किस तरह से डिफाइन कर रही है? द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इन अ सेल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। मतलब हमारा जो सेल है या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो बॉडी डेफिनेटली सेल की बनी होती है, तो अब हमारे सेल के अंदर आपको पता है कि थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे सेल के अंदर होते हैं। तो अब कौन कौन से आप केमिकल रिएक्शन आपके सेल में हो रहे हैं? मिसाल के तौर पे ग्लूकोज ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी में। इसी तरीके से आपके पास जो है वो ग्लूकोज दोबारा मिलकर जो है वो ग्लाइकोजन भी बनाता है, प्रोटीन बन भी रहे हैं, प्रोटीन ब्रेक डाउन भी हो रहे हैं। इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में सेल में हो रहे हैं, बॉडी में भी हो रहे हैं और सेल के अंदर हो रहे हैं। तो ये जितने भी केमिकल रिएक्शन है, इन केमिकल रिएक्शन को अगर आप सम अप कर लो, इन तमाम केमिकल को रिएक्शंस को मिलाकर हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। तो देखिए, आपकी बुक में मेटाबॉलिज्म को कैसे डिफाइन कर रहा है कि द सम ऑफ all the chemical reactions going on in a cell is known as metabolism. उसके बाद कहता है these reaction have to be carried out very quickly so that their product can be utilized in various life activity in a cell। कहता है जितने भी रिएक्शन होते हैं, मिसाल के तौर पे जितने भी ये केमिकल रिएक्शन है, अगर इस केमिकल रिएक्शन में जो है वो हम बात करें इन केमिकल रिएक्शन की, अगर मिसाल के तौर पे जो है वो आपकी बॉडी को जो है वो कोई प्रोटीन चाहिए, तो बहुत जल्दी केमिकल रिएक्शन होना चाहिए कि जिसमें जो है वो अमीनो एसिड मिले और क्या बन जाए? प्रोटीन बने। या आपकी बॉडी को जो है वो ग्लूकोज चाहिए, तो फौरन ही ग्लाइकोजन को टूटना है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। मतलब ये जो केमिकल मेटाबॉलिज्म है या जितने भी जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ये बहुत आपकी बॉडी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि ये बहुत टाइम में हो, इनको घंटे लग जाएं। ये तो जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो क्विकली होने चाहिए, ताकि आपकी बॉडी जो उनसे प्रोडक्ट बने, उस प्रोडक्ट को क्या करे? उस प्रोडक्ट को जल्द से जल्द क्या कर सके? उसको यूटिलाइज कर सके। अब इन रिएक्शंस को क्या करना है? इन रिएक्शन को स्पीड अप करना है। तो उसके बाद कहता है, अब इसके बाद आपको जो है ना वो डिफाइन करता है, किसकी डेफिनेशन बता रही है आपकी बुक? एंजाइम की। अब इन केमिकल रिएक्शंस को जो स्पीड अप करते हैं या इन केमिकल रिएक्शन को जो कैटालाइज करते हैं, वो कौन करते हैं? वो करते हैं एंजाइम। तो आप देखें, आपकी बुक जो है वो एंजाइम को जो डिफाइन कर रही है, तो कुछ इस तरह से डिफाइन कर रही है कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। एक तो नॉर्मल कैटलिस्ट होते हैं जो हम लैब्स के अंदर यूज करते हैं। आपको पता होगा कैटलिस्ट जो है वो किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, लेकिन उन पर खुद पर कोई असर नहीं पड़ता। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। इनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट होकर जो है वो क्या करते हैं? ये काम करते हैं। और ये बनते भी कहाँ है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनते हैं। तो इस वजह से हम इनको कौन से कैटलिस्ट कह रहे हैं? इनको हम कह रहे हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो ये कैटलाइज करते हैं वो कहाँ करते हैं? बॉडी सेल्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। वैसे तो आउटसाइड भी बॉडी कर सकते हैं, लेकिन जो इस अपना काम करते हैं या जो बनते हैं, वो कहाँ पर बनते हैं? लिविंग बॉडी के अंदर। तो इस वजह से एंजाइम्स को हम क्या कह रहे हैं? एंजाइम्स को हम कह रहे हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंड देयरफॉर दे स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम। क्योंकि ये कैटलिस्ट हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, इसी वजह से कह रहा है देयरफॉर, इसी वजह से दे स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन। आपको पता है कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है? किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना, बीइंग विदाउट बीइंग कंज्यूम, यानी वो खुद उस रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन उस रिएक्शन को क्या कर देते हैं? स्पीड अप कर देते हैं। क्योंकि ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को करते हैं, तो ये कौन से वाले कैटालिस्ट हो गए? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। अब मिसाल के तौर पे देखें, एक सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट जो है वो किसके साथ मिला? एंजाइम के साथ मिला। यहाँ क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होगा? ये एंजाइम सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा? प्रोडक्ट में। और उसके बाद एंजाइम जो है वो रिलीज हो गया।
तो मतलब ये एंजाइम इस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हुआ, एंजाइम ने तो क्या किया, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और फिर जो है इसी तरीके से जो है वो क्या हो गया, वो रिलीज हो गया। तो यहाँ पर हमने बात की कि एंजाइम जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, एंजाइम जो है वो बेसिकली क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। और ये जो है वो क्या करते हैं, ये बेसिकली बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनको कैटालाइज करते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो है वो क्या कर देते हैं, ये स्पीड अप कर देते हैं। तो चलें अब हम आ जाते हैं सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम का मतलब ये जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर बताई गई हैं, ये प्रॉपर्टीज मतलब तमाम एंजाइम्स के अंदर क्या होंगी, मौजूद होंगी। तभी इनको हम क्या कह रहे हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। यानी ये प्रॉपर्टीज आपको तमाम एंजाइम्स में क्या आएंगी, नजर आएंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी कह रहा है कि एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन को जो है वो क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। अब चले मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि जब हमारी रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है वाटर के साथ, और वो वाटर के साथ मिलकर क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है H2CO3। अगर ये रिएक्शन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने का रिएक्शन अगर एंजाइम के बगैर हो, मतलब एंजाइम इसमें इन्वॉल्व ना हो, तो क्या होगा, आपको 200 मॉलिक्यूल मिलेंगे किसके, कार्बोनिक एसिड के। कितने घंटे में, अबाउट 1 hour। यानी 1 घंटे में आपको जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल जब मिलेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल को मिलाकर कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो 200 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल कितने टाइम में बनेंगे, सॉरी कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल जो है वो 200 कितने टाइम में बनेंगे, 1 घंटे में। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को कौन कराएं, एंजाइम कराएं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एक एंजाइम की हेल्प से आपस में रिएक्ट करें। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये जो रिएक्ट करते हैं कौन से एंजाइम की मदद से करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यानी यही केमिकल रिएक्शन अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज कराए, तो ये जो कार्बोनिक एसिड है इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे। और वो कितने टाइम में बनेंगे, 1 सेकेंड के अंदर। तो वो आप देख सकते हैं कि एंजाइम जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो है वो कितना स्पीड अप करा सकता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है। तो मतलब ये किसी भी रिएक्शन को जो है वो क्या करा देते हैं, दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी हो गई तमाम एंजाइम्स की कि तमाम एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। उसके बाद कहता है रिक्वायर इन वेरी लो क्वांटिटी फॉर द रिएक्शन। अब ये नहीं होता कि आप एक एंजाइम अगर ये 6 लाख जो है वो क्या कहना चाहिए कि कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको 6 लाख एंजाइम नहीं चाहिए। थोड़ी सी भी क्वांटिटी एंजाइम की अगर होगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंटिन्यू जो है वो किस में कन्वर्ट करती रहेगी, कार्बोनिक एसिड के अंदर। क्योंकि एंजाइम तो रीयूज होते रहते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता कि एक दफा यूज हो गए तो उस रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, वो बार बार यूज होते रहते हैं। तो इसी वजह से कह रहा है कि बहुत ज्यादा तादाद में आपको नहीं चाहिए, आप जो है वो थोड़ी तादाद के अंदर जो है वो क्या चाहिए होते हैं, एंजाइम चाहिए होते हैं। और ये भी क्या है, तमाम ही एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक है कि एंजाइम की बहुत ज्यादा तादाद हमें नहीं चाहिए, बहुत सारे रिएक्शन के लिए थोड़े से ही एंजाइम काफी होते हैं। हाईली सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर। तो एंजाइम क्या होते हैं, पीएच और टेम्परेचर से जो है वो क्या होते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं। आपको पता है एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, जाहिर सी बात है अगर प्रोटीन के बने हुए हैं तो हाई टेम्परेचर पे इनके डीनेचर या डिस्ट्रॉय होने का खतरा होता है। और ये जब बहुत लो टेम्परेचर होता है तो ये क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो बहुत हाई टेम्परेचर भी एंजाइम काम नहीं करेगा, और बहुत लो टेम्परेचर भी एंजाइम बेहतर काम नहीं करता। जिस टेम्परेचर पे एंजाइम बेहतर तरीके से काम करता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ह्यूमन के अगर एंजाइम्स की बात करें तो उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से पीएच की बात करें तो अब डिफरेंट एंजाइम की डिफरेंट जो है वो क्या होती हैं, जो है वो बेसिकली जो है वो ऑप्टिमम पीएच होती है। जिस तरह से आपका जो पेप्सिन एंजाइम है वो एसिडिक पीएच पे काम करता है, और हमारा जो स्लेवरी एमाइलेज है वो किस पर काम करता है, वो एल्कलाइन पीएच पर काम करता है। तो अगर मैं जो है वो पेप्सिन एंजाइम को अल्कलाइन या न्यूट्रल पीएच दे दूं तो वो काम नहीं करेगा। इसी तरीके जो आपका स्लाइवा का जो एमाइलेज एंजाइम है उसको अगर मैं एसिडिक पीएच दे दूं तो वो एसिडिक पीएच पे काम नहीं करेगा। तो एंजाइम जो है वो सेंसिटिव होते हैं किससे, पीएच से भी, और साथ में किससे, हाईली सेंसिटिव होते हैं पीएच एंड
किससे सेंसिटिव होते हैं? पीएच। पीएच के साथ साथ जो है वो उसके जो है वो टेम्परेचर से भी क्या है ये सेंसिटिव होते हैं। इधर हाईली स्पेसिफिक और स्लाइटली और लेस स्पेसिफिक। कहता है कि एंजाइम जो है या तो क्या होते हैं, या तो एंजाइम जो है वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। हाईली स्पेसिफिक का मतलब अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि जो एंजाइम जो है वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। हाईली स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पर ये ले सकते हैं कि एक एंजाइम सिर्फ एक ही केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहा है, कैटालाइज कर रहा है। यानी स्पेसिफिक है, एक एंजाइम एक ही केमिकल रिएक्शन के लिए क्या है, स्पेसिफिक अगर है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि एंजाइम जो है वो क्या होते हैं, हाईली जो है वो क्या हो गए, हाईली जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं एक हाईली स्पेसिफिक एंजाइम की आपको एग्जांपल दूं, हाईली स्पेसिफिक एंजाइम की अगर, तो जिस तरीके से यूरिया यूरिया को 1 मिनट, यूरिया जो है इसको जो है वो वाटर के साथ मिलाने का जो काम करता है, यूरिया को वाटर के साथ कंबाइन करके अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का काम जो एंजाइम करता है वो कौन सा है, यूरिएज। वो कौन सा है, यूरिएज। तो मतलब यूरिएज स्पेसिफिक है सिर्फ इसी केमिकल रिएक्शन के लिए। यूरिएज किसके लिए स्पेसिफिक है, सिर्फ इसी केमिकल रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है। इसके अलावा कोई दूसरा केमिकल रिएक्शन यूरिएज नहीं कराएगा। तो इसको कह रहा है कि एंजाइम जो है या तो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर मिसाल दे दी हाईली स्पेसिफिक की, कौन सी एग्जाम्पल हो गई, यूरिएज। यानी वो सिर्फ एक ही केमिकल रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है, इसके अलावा कोई दूसरा केमिकल रिएक्शन नहीं करा सकता। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं, मिसाल के तौर पे जिस तरह मैं यहाँ पर एक एंजाइम की एग्जांपल लेता हूँ, और वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक तो काम ये करता है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को मिलाकर, एक हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को मिलाकर जो है वो क्या बनाता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बना सकता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये बनाता है। तो ये रिएक्शन कौन कैटालाइज करा रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा केमिकल रिएक्शन भी जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है कैटालाइज कर रहा है। और वो कौन सा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर कार्बोनिक एसिड बनाने का काम भी जो है वो कौन एंजाइम कर रहा है, वो भी जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम कर रहा है। तो अब हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज को हाईली स्पेसिफिक नहीं कहेंगे, हम इसको जो है वो स्लाइटली लेस स्पेसिफिक कहेंगे। यानी ये नहीं कहेंगे कि स्पेसिफिक नहीं है, देखो स्पेसिफिक इन दो रिएक्शन के लिए मिसाल के तौर पे, अब इन दो से ज्यादा 4, 5 या 10 कोई रिएक्शन नहीं कराएगा, ज्यादा से ज्यादा दो रिएक्शन करा लेगा या 3, इससे ज्यादा रिएक्शन इस तरह से नहीं कराता। तो एंजाइम या तो बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक एंजाइम एक रिएक्शन कराए, लेकिन बाज दफा क्या होते हैं, स्लाइटली लेस स्पेसिफिक होते हैं। स्लाइटली लेस स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, कि वो एक से ज्यादा यानी 1, 2, 3 ऐसे रिएक्शन करा सकता है। तो लेकिन है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक चाहे हाईली स्पेसिफिक हो या फिर क्या हो, स्लाइटली लेस स्पेसिफिक हो। नॉन स्पेसिफिक हम किस वक्त कह सकते थे एंजाइम को, क्योंकि अगर एक एंजाइम कोई से भी रिएक्शन करा देता है तो वो क्या हो जाता है, वो नॉन स्पेसिफिक। लेकिन मखसूस रिएक्शन करा रहा है तो इस वजह से क्या है, हाईली है या लेस स्पेसिफिक है। हाईली स्पेसिफिक की एग्जांपल में मैंने आपको यूरियाज एंजाइम दे दिया, और स्लाइटली लेस स्पेसिफिक की जो एग्जांपल है इसमें मैंने आपको कौन सा एंजाइम बताया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम बताया। इसके बाद कहता है कि एंजाइम कैन वर्क इन विवो। इन विवो मतलब लिविंग सेल के अंदर, एज वेल एज इन विट्रो मतलब ग्लासवेयर। मतलब एक एंजाइम है, मिसाल के तौर पे ग्लाइकोजिन को ब्रेक डाउन करने वाला कोई एक एंजाइम है जो कि ग्लाइकोजिन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। या चले मैं एक दूसरी मिसाल ले लेता हूं कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम आपको पता है माल्टेज है, सॉरी स्टार्च को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम एमाइलेज है। अब क्या होता है कि ये स्टार्च को जो है वो ब्रेक डाउन जो करेगा एंजाइम एमाइलेज, वो सेल के अंदर भी कर सकता है। अगर सेल के अंदर स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इन विवो। लिविंग बॉडी के अंदर या सेल के अंदर अगर ये ब्रेक डाउन कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इन विवो। लेकिन यही स्टार्च अगर हम किसमें, ये एमाइलेज एंजाइम जो है अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में, और आपको पता है इस टेस्ट ट्यूब को हम क्या किसके तौर पे लेंगे, इसको हम ग्लास
वेयर के तौर पे लेंगे। ग्लास अपरेटस है ना, तो इस वजह से इसको हम ये कहेंगे। अगर मैं स्टार्च जो है वो किस में डाल दूं, इस टेस्ट ट्यूब में, और इसी एंजाइम को, एमाइलेज एंजाइम को इस टेस्ट ट्यूब में डालूं स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो इस टेस्ट ट्यूब में भी ये काम करेगा। तो मतलब एंजाइम जो है वो दोनों तरीके से काम कर सकता है। इन विवो भी कर सकता है, जब कोई चीज लिविंग बॉडी में या लिविंग सेल के अंदर काम करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इन विवो। और जब कोई चीज लिविंग बॉडी से बाहर काम करती है, जिस तरीके से किसी ग्लास अपरेटस, किसी लैब इक्विपमेंट में, जिस तरीके से ये टेस्ट ट्यूब हो गया, इसको हम ग्लास वेयर कह रहे हैं, तो अगर इसमें काम कर रहा है या आउटसाइड द लिविंग बॉडी कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इन विट्रो। तो एंजाइम, तमाम एंजाइम जो है वो कॉमन प्रॉपर्टी है ये एंजाइम की, कि वो इन विवो भी काम कर सकते हैं और किस तरह से काम कर सकते हैं, इन विट्रो भी काम कर सकते हैं। सम एंजाइम रिक्वायर कोफैक्टर फॉर देयर फॉर प्रॉपर एक्टिविटी। अब आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, यानी ज्यादातर एंजाइम किसके बने हुए होते हैं, ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक एंजाइम बनाया है, ये प्रोटीन का बना हुआ है, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिनको अपना काम करने के लिए नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी चाहिए होता है। आगे चलकर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एंजाइम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिंपल बात ये याद रख लें कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी अपनी एक्टिविटी के लिए चाहिए होता है, और इस नॉन प्रोटीनियस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर। तमाम नहीं, सिर्फ कुछ एंजाइम जो है वो ऐसे हैं जिनको अपना काम करने के लिए क्या चाहिए, एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट चाहिए, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कोफैक्टर। अच्छा, इसके अलावा एंजाइम का एक है कि प्रॉपर्टी है कि लोअर द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसका मतलब क्या है कि लोअर द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। देखो, किसी भी सबस्ट्रेट को जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है, या मैं ये कह दूं कि किसी भी रिएक्टेंट को, जब भी कोई रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको चाहिए होती है, सही ना, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उस रिएक्शन को कराने के लिए, या बॉन्ड बनाने के लिए उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। तो एंजाइम क्या करता है, इस एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को क्या कर देता है, लो कर देता है। अब कैसे लो कर देता है, मिसाल के तौर पे मैं आपको अगर एक मिसाल देता हूं, कि आपको पता है जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं तो क्या बनता है, एक माल्टोज का मॉलिक्यूल बनता है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को मिला के क्या बनता है, माल्टोज का मॉलिक्यूल। अब मिसाल के तौर पे ये जो है, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, रेड कलर में क्या है, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, और इनको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ सबस्ट्रेट। ये क्या है, ये सबस्ट्रेट है। अब इनको प्रोडक्ट अब इन सबस्ट्रेट के पास, तमाम के पास एक एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है। मिसाल के तौर पे इस सबस्ट्रेट के पास एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी जो है वो 5 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, इसके पास 3 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है। अब मैं कहता हूं कि इस रिएक्शन को कराने के लिए, यानी दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आपस में मिलाने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के पास, 5। 5 मतलब एनर्जी होनी चाहिए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के पास। जरूरी नहीं है इतनी एनर्जी हो, ये मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। तो अब आप देखो, ये जो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं 5-5 वाले, ये तो आपस में मिल जाएंगे, ये आपस में मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे, ये माल्टोज बना लेंगे, ये दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर, क्योंकि इनके पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या थी, मौजूद थी। लेकिन जिसके पास ये 3 है एनर्जी, जिसके पास 2 है, जिसके पास 1 है, जिसके पास ये 1 है, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल तो जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो अगर लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, हमारे पास यहाँ पर एंजाइम जो है वो मौजूद है। मिसाल के तौर पे ये एक एंजाइम जो है वो मौजूद है। अब क्या है कि ये एंजाइम क्या करेगा, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल 2 वाले या 3 वाले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इस एंजाइम के पास जाएंगे, तो एंजाइम क्या करेगा, इनको करीब लेकर आ जाएगा, इनको आराम से जो है वो मिला देगा, और इनको किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। और प्रोडक्ट क्या है, माल्टोज एक प्रोडक्ट है। तो अब आप देखें यहाँ पर जो है वो, जो मैंने भी आपको बताया कि एंजाइम की वजह से जो है वो, जिसके पास 3 एनर्जी थी, जिसके पास 2 थी एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, जिसके पास 1 एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी थी, वो भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंजाइम ने एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को क्या कर दिया, लो कर दिया। मतलब जिस रिएक्शन के लिए एंजाइम के पास मिनिमम 5 एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी, सबस्ट्रेट के पास 5 एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी होनी थी,
अब वो कम एनर्जी पर भी वो काम हो रहा है, मतलब एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को क्या कर देता है, लो कर देता है। क्योंकि जब बॉन्ड बनना होता है तो बॉन्ड बनाने के लिए उनको सबस्ट्रेट को एक दूसरे के करीब आना होता है, उनको एक दूसरे के साथ जो है वो क्या कहना चाहिए, कोलाइड होना होता है। वो उनको इतने तरीके से कोलाइड कराता है कि एग्जैक्ट पॉइंट पर जाकर कोलाइड कराकर बॉन्डिंग बना देता है। तो अपना बात आपको समझ में आ गई होगी कि एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। एक और बात कह रहा है कि only enzyme only speed up reaction and do not affect the equilibrium of the reaction। तो देखो पहली तो एक बात याद रखो कि एंजाइम सिर्फ वही रिएक्शन कराता है जो नेचर में होते हैं। जो रिएक्शन में नेचर में नहीं होते वो एंजाइम रिएक्शन नहीं करा सकता। नेचर के अंदर दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर माल्टोज बनाते हैं, तो ये रिएक्शन जो है वो एंजाइम भी करा देगा। बस ये है कि नेचर, अगर एंजाइम के बगैर ये रिएक्शन होता तो इसको बहुत टाइम लग जाता, लेकिन क्योंकि एंजाइम ने इसको कराया तो ये क्या कर देगा, इसको थोड़ा स्पीड अप कर दिया, इसको क्या करा दिया, जल्दी करा दिया। लेकिन अगर नेचर में कोई ऐसा रिएक्शन होता ही नहीं कि ग्लूकोज माल्टोज में कन्वर्ट हो ही नहीं रहे होते, तो एंजाइम भी कोई ऐसा रिएक्शन नहीं कराता। एंजाइम वही रिएक्शन कराता है जो नेचर के अंदर क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। अब ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, अगर आप इसको देखो, एंजाइम ओनली स्पीड अप अ रिएक्शन एंड डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। मैं आपको थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या है। देखो मिसाल के तौर पे कोई भी सबस्ट्रेट है, 100 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं और इन्होंने किस में कन्वर्ट होना है, इन्होंने कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में। तो कभी भी 100 के 100 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। अगर मिसाल के तौर पे एक सबस्ट्रेट है तो 90 जो 100 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से जो है वो कितनी प्रोडक्ट बनेगी, 90। यानी 90 सबस्ट्रेट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए। तमाम के तमाम कन्वर्ट नहीं होते। अब मिसाल के तौर पे एक्स वाई जेड या कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, तो ये केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम क्या है, तो इस केमिकल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, वो है 190। यानी सबस्ट्रेट जो है वो 100 के 100 प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, सिर्फ 90 सबस्ट्रेट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रही हैं, प्रोडक्ट में। ये इस रिएक्शन का क्या है, ये है इक्विलिब्रियम। अब अगर एक भी सब प्रोडक्ट ज्यादा हो जाती है, मिसाल के तौर पे 91 हो जाती है प्रोडक्ट, तो ये 91 वाली प्रोडक्ट दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सबस्ट्रेट में। यानी इक्विलिब्रियम जो है वो क्या रहेगा, ये मेंटेन रहेगा। 100 और 90 का रेशियो जो है वो ये मेंटेन रहेगा, ये आगे नहीं जाएगा ना बहुत ज्यादा पीछे जाएगा। तो यही बात कह रहा है कि एंजाइम सिर्फ केमिकल रिएक्शन को क्या करा देता है, स्पीड अप कर देता है, लेकिन उसकी इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं डालता। मतलब ये 190 जो सबस्ट्रेट है प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन इसके इक्विलिब्रियम पर या जो इसका रिएक्शन का इक्विलिब्रियम है, इस पर एंजाइम कोई असर नहीं डालता। तो आज हमने जो है वो थोड़ा सा एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन ले लिया और इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज जो है वो हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट टाइम फिर जो है हम देखेंगे डिटेल में थोड़ा सा एंजाइम स्ट्रक्चर के, एंजाइम की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है।